साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं। जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद और एकदम बढ़िया, बेहतर और सटीक तैयारी के साथ में आप सभी आगे बढ़कर चल रहे होंगे। साथियों, इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से हम सभी अपनी फिजिक्स की या पूरा कहें तो साइंस की या और भी कहें तो हर एक विषय की जड़ को मजबूत कर रहे हैं। और देखिए, किसी भी परीक्षा में सफलता लेने के लिए आपको हर एक विषय वाकई में गहराई से पता होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल लेंगे। ऐसी सोच सबकी होती है शुरू में, लेकिन साल 6 महीने में ये समझ में आ जाता है 2-4 पेपर देने के बाद में कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से, केवल कोई एक किताब पढ़ने से ये नहीं निकलेगा। ये एक लंबा खेल है, इसमें पूर्णतया पारंगत होना बड़ा जरूरी है। तो आपको ये कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे समझ में आ ही जाता है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना ही होना है। तो उसी के लिए ये फाउंडेशन बैच चलाए जाते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाई तुम्हें अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहिए। मतलब ये वो सटीक तरीका है सिलेक्शन का जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन। उम्मीद है आप सभी इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे और एक बेहतर अंदाज में आप सभी तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बताओ भाई, कैसे आप सभी के हालचाल, तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ ओके ओके है? सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं होता है, गुड नाइट तब होगा जब आप बस सोने जा रहे हों। चाहे वो शाम के 6 बज रहे हों, रात के 10 बज रहे हों, रात के 12 बज रहे हों। अगर रात के 2 भी बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग नहीं हो जाएगी, वो गुड नाइट रहती है जब आप सोने जा रहे होते हैं। उससे पहले हर जगह गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड। अब चलें, शुरू करते हैं। तो साथियों, हम मैग्नेटिज्म के आखिरी चरण में हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि चुंबकत्व हमारा खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हमारा खत्म हो जाएगा। और अभी फिलहाल हम चुंबक में उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जहां पर धारा का और चुंबक का एक आपसी संबंध पाया जाता है, यानी कि करंट का और मैग्नेटिज्म का एक रिलेशन चलता है। उस संबंध को अभी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बड़े गजब गजब के फैक्ट हमने देखे कि कैसे फैराडे साहब ने एक नई सोच के साथ में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से धारा उत्पन्न करके क्रांति कर दी। कैसे उन्होंने धारा उत्पन्न करने का एक बड़ा शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त तरीका ढूंढ निकाला। और देखिए, आप किसी भी तरीके को देखें धारा उत्पन्न करने के, चाहे आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लो, चाहे आप विंड पावर प्लांट की बात कर लो, चाहे आप जियोथर्मल पावर प्लांट की बात कर लो, जितने भी पावर प्लांट हैं जो विद्युत पैदा करते हैं, आखिरी में वो सभी जनरेटर की शाफ्ट को ही घुमा रहे होते हैं। जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने से ही उन्हें विद्युत धारा मिलती है, उन्हें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण कौन था, जरा लिख के तो बताना। ऐसा कौन सा मशीन थी, उपकरण था जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इस्तेमाल करता है? जल्दी बताइए, बताइए बताइए एक बार। अरे नहीं, 10-12 मिनट लेट नहीं आती है महाराज, 10 मिनट लेट ही शुरू हुई है क्लास, यानी 9:10 पे हुई है, निश्चिंत रहो। चलो, बहुत बढ़िया। फिजिक्स में आपके बनाए हुए टॉपिक के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये होता है जनरेटर, हमारी शुद्ध भाषा में है ना, जनरेटर। भैया जरा यार, घर में आज रामायण पाठ है, आज तो रात को जनरेटर मंगाना पड़ेगा, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। क्या गजब की हमारी लैंग्वेज होती है, मजा आता है ना, उसको बोलेंगे। चलो खैर, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। जनरेटर, ट्रांसफार्मर को बोलेंगे ट्रांसफार्म, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। स्टेबलाइजर को कहेंगे स्टेपलाइजर, हम भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरे घर में भी सब ऐसे ही बोलते हैं। और बल्ब को कहेंगे बल्ब, बल्ब फूक गया भैया। बिजली को कभी बत्ती, इलेक्ट्रिसिटी को कह देंगे, धारा को कह देंगे, कभी बत्ती नहीं आ रही है, कभी बिजली नहीं आ रही है। चलो खैर, ये भी अच्छा है। तो हमने देखा कि जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जनरेटर काम करता है, जनरेटर काम करता है। जनरेटर के बारे में तमाम बातें कल हमने पढ़ ली थी। आज हम दूसरी मशीन पढ़ेंगे जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है, और हेडिंग आपकी चल रही होगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण।
यानी कि मशीन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही टॉपिक हमारा चला हुआ था। तो नंबर 1 हमने जनरेटर पढ़ लिया था, इसमें नंबर 2 हेडिंग डालेंगे और अपना प्यारा ट्रांसफार्म है ना, अपना प्यारा ट्रांसफॉर्मर लिखिए, ट्रांसफॉर्मर। देखो भाई क्या होता है ट्रांसफॉर्मर पहले कहानी समझिए सारी ट्रांसफॉर्मर की। आप सभी अगर गांव से हैं या किसी कस्बे से भी हैं तो आप सभी ने देखा होगा आपके गांव के बाहर या कस्बे के बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर रखा होता है, और जो गांव के बाहर लाइट आ रही होती है, आपने बड़ा उसके बारे में सुना होगा कि 11,000 की लाइन है, या कस्बे के बाहर जो लाइन आ रही होती है वो हमेशा ही लगभग 11,000 की लाइन ही होती है। 11,000 का मतलब उसमें जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट होता है, और वो किसी ट्रांसफॉर्मर में आ रहा होता है। फिर उस ट्रांसफॉर्मर से बाहर सप्लाई जो जा रही होती है वो आपके गांव में जा रही होती है, कस्बे में जा रही होती है, उसको कई नामों से जानते हैं। कई बार आप एलटी की सप्लाई भी कहते हो। एलटी का मतलब होता है लो टर्मिनल, लो टेंशन, सॉरी, लो टेंशन का मतलब है कि उसको 11,000 से कम कर दिया जाता है। देखिए बेसिकली आपके घर में जो उपकरण है ना, वो लगभग ज्यादातर उपकरण 220 वोल्ट पे चलने वाले हैं, या कुछ उपकरण कई बार छोटे भी होते हैं जो 5 वोल्ट पे भी ऑपरेट होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मर है ये क्या करता है कि बाहर जो सप्लाई दे रहा है ये आपको 220 वोल्ट पर दे देता है। ठीक है, इसने दे दी बाहर 220 वोल्ट पर। मैंने इसको थोड़ा इधर बना लेता हूं क्योंकि इधर से आपको अच्छा समझ नहीं आएगा। ये इसको सप्लाई यहां से मिली, ऐसे इधर की डायरेक्शन में मिली, कितने की, 11,000 वोल्ट की। ठीक है, और इसमें से जो बाहर निकली सप्लाई वो निकली 220 वोल्ट की सप्लाई बाहर निकली। अब देखिए जो 220 वोल्ट की सप्लाई बाहर निकली, ये जब आपके घर में आती है तो आपके घर में रखा होता है स्टेबलाइजर। वो स्टेबलाइजर नहीं होता, वो होता है स्टेबलाइजर। कभी आपका स्टेबलाइजर खराब हुआ हो, अच्छा स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, जो स्टेबल करता हो वोल्टेज को, स्टेबल का मतलब स्थायी करता हो। अब वो वोल्टेज को कैसे स्थायी करता है, तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मर ही लगा होता है। अगर वो कभी खराब हुआ हो, आपने खुलवाया हो, तो ज्यादातर उसमें ट्रांसफॉर्मर की कॉइल जल जाती है, वही तो होता है। तो ये आपके बाहर, गांव से बाहर 220 वोल्ट की सप्लाई है, ये आपके घर में आपके स्टेबलाइजर में जाती है। और बेसिकली स्टेबलाइजर भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है, उसको हम ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ेंगे। और इस ट्रांसफॉर्मर से होने के बाद ये प्रॉपर 220 बन जाती है। देखो होता क्या है कई बार कि जो आपके गांव के बाहर ट्रांसफॉर्मर रखा है, इसको डिजाइन तो ऐसे ही किया गया है कि 220 वोल्ट बाहर निकाले, लेकिन ये कई बार ज्यादा भी निकाल देता है, कई बार ये कम भी निकाल देता है। तो कम को ज्यादा करने के लिए और ज्यादा को कम करने के लिए हमने अपने घर में भी एक स्टेबलाइजर लगाया हुआ है। अब देखो इससे कई सारे तरह के उपकरण चलाए जाते हैं। कई बार हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि 220 वोल्ट की जगह मुझे 5 वोल्ट ही चाहिए, तो हम एक और ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर इस 220 वोल्ट को क्या कर देगा, इस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट कर देगा, है ना। या हो सकता है कि कई बार हमें बढ़ानी पड़ जाए लाइट, तो फिर से मैं क्या लगा देता हूं, एक और ट्रांसफॉर्मर लगा देता हूं। और ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मर निकलने वाली वोल्टेज को बढ़ा देगा 5 वोल्ट से, फिर 220 वोल्ट, या इसको बढ़ा देगा, कुछ भी कर देगा। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के काम आता है, नियंत्रण के काम आता है। ये उसको घटा भी सकता है और ये उसको बढ़ा भी सकता है। ये बात समझ में आ गई मोटा मोटी, कि अगर कोई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर से निकल रहा है तो ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, कुछ भी काम इसमें से हो सकता है। अब देखिए किसी भी ट्रांसफॉर्मर में जिधर से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड। जैसे अगर इस वाले ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं तो इसमें सप्लाई इधर आ रही है, तो इसको मैं कहूंगा प्राइमरी साइड, हिंदी में कहूंगा मैं इसको प्राथमिक। ठीक है, और प्राइमरी को हम पी से दिखाएंगे, और जिधर से इसमें से सप्लाई बाहर निकल रही होगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। सेकेंडरी को किससे दिखाओगे आप, एस से दिखाओगे।
तो जिधर से सप्लाई आ रही होगी वो प्राइमरी और जिधर से जा रही होगी वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मर में ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी, ये हो जाएगी सेकेंडरी। इस ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी हो जाएगी, ये सेकेंडरी। इस ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी हो जाएगी, ये सेकेंडरी। देखो मालिक, आपने एक ग्रुप डी का बैच लिया है ये सोचकर, सॉरी एक फाउंडेशन बैच लिया है ये सोचकर कि इससे साइंस पढ़कर, इससे फिजिक्स पढ़कर मैं रेलवे का कोई भी एग्जाम निकाल दूंगा। आप देख रहे होंगे मेरे कंटेंट से आप उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल का एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन ये सोच के तो नहीं लिया कि इसमें हम इंजीनियर बन जाऊंगा। एक टॉपिक शुरू होते ही आपके इतने डाउट आने लगते हैं, टॉपिक से रिलेटेड कोई नहीं है। भैया ट्रांसफार्मर उड़ क्यों जाता है, भैया ट्रांसफार्मर में ये क्यों होता है, भैया फूक गया तो मिस्त्री कितने रुपए लेगा। अरे मालिक यार माफ करो भाई, कितनी बार मैं बोल चुका हूं भाई साहब, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन हमें इसमें से बहुत छोटा हिस्सा पढ़ना है जो हमारे काम का है। अगर हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो इंजीनियरिंग लेवल की हैं, डिप्लोमा की हैं, ITI की हैं, एमटेक की हैं, PhD की हैं, तब तो हम अपने सिलेबस को भूल ही जाएं। और उद्देश्य देखो ना यार, इंजीनियरिंग करने वाला आदमी इसलिए इंजीनियरिंग करता है ताकि ट्रांसफॉर्मर की रिपेयर आदि कर सके। तुम इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो रिपेयर करने के लिए, तुम तो ये है कि बस अपना एग्जाम निकल जाएगा। तुम्हें तो हो सकता है वहां जो नौकरी मिले उसमें ट्रांसफॉर्मर जिंदगी भर भी देखने को ना मिले। तो तुम एकदम से भावनाओं में बह क्यों जाते हो, एकदम से इसमें इंजीनियर बनने की कोशिश काहे करने लगते हो। कल तक ये डाउट नहीं था, कल तक कोई उत्सुकता नहीं थी कि ट्रांसफॉर्मर में क्यों उड़ जाता है। आज ट्रांसफॉर्मर टॉपिक शुरू होते ही ये भी शुरू हो गया। भाई माफी करो यार, इतना समझो जितना हमारे टॉपिक में है, जितना हमारे सिलेबस का हिस्सा है, समझने पे जोर दो। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि आपको क्या प्राथमिक होती है, क्या द्वितीयक होती है, क्या प्राइमरी होती है, क्या सेकेंडरी होती है। अब सुनिए, बात यह आती है कि कोई एक ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को घटा देता है और कोई एक ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को बढ़ा देता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा खेल है। देखिए अगर मान लो आपको वोल्टेज को घटाना है तो यहां पर जो एक तार लिपटा होता है कॉपर का, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, अंदर कॉपर का तार लगा होता है, तो इसमें ना बीच में एक ऐसा सेक्शन होगा ये, और इस पे लिपटा होता है कॉपर का तार। तो यहां पर जो कॉपर का तार मान लो यहां तो फिक्स होता है कि प्राइमरी में तो इतना ही कॉपर का तार रहेगा। हर एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल का कॉपर का तार मान लो फिक्स है कि उसमें इतने ही फेरे होंगे। इस ट्रांसफॉर्मर की भी प्राइमरी कॉइल का कॉपर का तार बिल्कुल फिक्स है कि इसमें भी इतने ही फेरे होंगे। हर एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल का तार फिक्स होता है कि हर एक में लिमिटेड फेरे होने हैं, हर एक में लिमिटेड टर्न्स होने हैं। अब देखिए अगर आपको वोल्टेज को घटाना है, यानी आप चाहते हो ये घट के बाहर निकले, तो सिंपल क्या करो कि इधर की साइड जो तार है इसकी तुलना में कम कर दो। यहां कितने फेरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम यहां फेरे कम कर दो, ये लो, वोल्टेज डेफिनेटली घट के निकलेगा। अगर तुम चाहते हो कि सेम निकले तो तुम फेरे उतने ही रखो जितने फेरे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये वोल्टेज घट के निकले तो तुम्हें इधर के फेरे कम करने पड़ेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि वोल्टेज बढ़ के निकले तो भाई तुम्हें फेरों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जिधर की साइड कॉपर का तार ज्यादा लिपटा होगा उधर की साइड से ही वोल्टेज बाहर ज्यादा या कम होकर निकलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। देखिए अभी इस बात को समझने के लिए और बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चाहिए, हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस का काम करना है। मेरी बात को मानिए आप, अगर आप 100% ये जानना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना समझना है जितना मैं आपको करवा रहा हूं, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वैसे ही इस बात को समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए वो ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को डाउन करके भेजता है उसका नाम हम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर को, देखिए ट्रांसफॉर्मर का बेसिक काम है वोल्टेज को घटाकर बाहर निकालना या बढ़ाकर बाहर निकालना। ठीक है, वोल्टेज को घटाकर या बढ़ाकर बाहर निकालना, यह ट्रांसफॉर्मर का काम है। तो हमने देखा ट्रांसफॉर्मर यहां पे क्या काम कर रहा है, घटाकर बाहर निकाल रहा है, तो ये डाउन कर रहा है, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन को हिंदी में हम कहते हैं उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, सॉरी अपचाई ट्रांसफॉर्मर। जो घटाकर बाहर निकाले उसको हम कहेंगे अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, ये तो सेम निकाल रहा है, इसको तो छोड़ दो, ये देखो घटाकर निकाल रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब अपचाई।
ये क्या कर रहा है, ये वाला ट्रांसफॉर्मर बढ़ा के निकाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो जो बढ़ाकर निकाले वो स्टेप अप, जो घटाकर निकाले वो स्टेप डाउन। अब सवाल आता है कि बताइए, सवाल आता है कि बताइए कैसे एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कर देता है वोल्टेज को और स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को। तो उत्तर रहेगा कि ऐसा करने के पीछे सारा खेल होता है प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का। भाई प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली, अच्छा पहले यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई, एक बार फटाफट सम सब करो कि मोटा माटी मुझे इतना समझ में आ गया कि जिधर फेरों की संख्या ज्यादा होगी, मतलब आउटपुट पे देखो बस तुम बेसिकली, सेकेंडरी पे देखो, द्वितीयक पे देखो, अगर द्वितीयक पे फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज घटकर निकलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। अगर द्वितीयक पे फेरों की संख्या समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ऐसा ट्रांसफॉर्मर कभी नहीं होता, ये तो मैंने स्टेबलाइजर के तौर पे दिखाया। बाकी अगर कम है फेरों की संख्या तो ये घटाएगा स्टेप डाउन, अगर ये द्वितीयक पर फेरों की संख्या ज्यादा है तो वोल्टेज को बढ़ा के निकालेगा और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। अब देखिए कितना बढ़ाकर निकालना है भैया, जितना तुम्हें बढ़वाना है उतने फेरे लगा दो, ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर एक गणित होता है, उसी हिसाब से हम इसमें रखते हैं। अब देखिए जो फेरों की संख्या है मैं उसको दिखा रहा हूं n से, जो ये लपेटों की संख्या है मैं इसको n से दिखा रहा हूं, तो n क्या है, फेरों की संख्या। अब देखो अगर ये प्राइमरी पर है तो p लगा दूंगा, अगर ये द्वितीयक पर है, सेकेंडरी पर है तो s लगा दूंगा। तो p क्या है, np क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। और ns क्या हो जाएगा, ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हो जाएगा। मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप निश्चिंत रहो, यहां तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ns का मतलब क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अब सुनो, अब जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज को अगर हम यहां का वोल्टेज देखेंगे तो हम कहेंगे Vp, और यहां का वोल्टेज देखेंगे तो Vs कहेंगे। अगर धारा देखेंगे तो यहां हम Ip कहेंगे कि भैया ये प्राइमरी की है यानी प्राथमिक की है, और ये सेकेंडरी की है यानी कि द्वितीयक से होने वाली धारा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए पहला सवाल क्या तैयार हो गया, पहला सवाल यह तैयार हो गया कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्राइम वोल्टेज को घटाकर बाहर निकालता है, यानी कि सवाल आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कहां का वोल्टेज कम होता है, कहां का वोल्टेज ज्यादा होता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसमें सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा प्राइमरी की तुलना में, भाई प्राइमरी पे वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी पे कम होगा। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देखोगे तो प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे वोल्टेज कहां ज्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा। मैं ये कह सकता हूं, अगर फेरों की संख्या के साथ इस संबंध को पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो फेरों की संख्या कहां ज्यादा होगी, प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी। लेकिन अगर यहां देखोगे तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होगी, प्राइमरी में कम होगी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये कोई रटने की बात तो नहीं है, कर लोगे आप इसको। बताइए फटाफट से, आपको क्लियर है कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अभी केमिस्ट्री नहीं शुरू हुई है, केमिस्ट्री मैं और भावना मैडम ही पढ़ाएंगे, आधा पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, आधा पोर्शन भावना मैडम पढ़ाएंगी। उनकी बायोलॉजी खत्म होने के बाद, मेरी फिजिक्स खत्म होने के बाद में हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फटाफट से थम्स अप करिए, हाँ जी भैया ठीक है, इतनी बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तीसरी बात पूछेगा आपसे, करंट को लेकर, धारा को लेकर। चलो बहुत बढ़िया ओम प्रकाश भाई, आपके पढ़ाए हुए सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी गुड थैंक यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि चलो मैं इस कहानी को छोटा कर देता हूं और मैं सिर्फ दो चीज ले रहा हूं, इधर रख लेते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इधर रख लेते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फटाफट से मैं बनाता हूं। मान लो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है कि जो वोल्टेज को घटा रहा है, मान लो 11,000 से इसने कर दिया 220, और इसने क्या कर दिया कि मान लो 220 मिला था और इसने उसको इसने घटा दिया, इसने बढ़ा दिया, मान लो 440 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया,
ये हो गया स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब ऊंचाई, और ये वाला ट्रांसफॉर्मर हो गया स्टेप डाउन यानी कि अपचाई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर तो चलो फेरों की संख्या फिक्स है प्राइमरी में, ये मत कहना इसके अंदर एक और बनाओ, कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है। स्टेप अप में क्या होगा कि इधर फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, और स्टेप डाउन में क्या होगा, इधर फेरों की संख्या घट जाएगी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो फेरों की संख्या यहां पर किस में ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होंगे देन प्राइमरी के। यहां पर फेरों की संख्या प्राइमरी में ज्यादा होगी देन सेकेंडरी के। यहां पर वोल्टेज, जहां फेरों की संख्या ज्यादा है वहीं वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। यहां पर वोल्टेज प्राइमरी का ज्यादा होगा सेकेंडरी से। सुनो, करंट के लिए यह रिलेशन उल्टा हो जाता है, धारा के लिए यह रिलेशन उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? देखो, अगर वोल्टेज यहां ज्यादा है सेकेंडरी में, अगर वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा है तो करंट प्राइमरी में ज्यादा होगा। अब ज्यादा गहराई में मत जाना, बस याद रखना कि करंट के लिए ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा। एक सेकंड रुको, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ ऐसे लिखो, वहां पर मैंने लिखा ठीक है, करंट यहां सेकेंडरी का ज्यादा होगा, करंट में ये रिलेशन उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखना। अब आपसे पूछेगा, बहुत मजे की बात सुनो, कि बताओ फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि विद्युत की आवृत्ति पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आवृत्ति जितनी प्राइमरी में होगी उतनी ही सेकेंडरी में होगी। एफ क्या है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर हो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। बोलो क्लियर? फटाफट थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भैया ठीक है, यहां तक की बात मुझे आपकी बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब सुनिए, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाती या घटाती है, जबकि आवृत्ति वही रहती है। ट्रांसफार्मर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यह हर एक लाइन एक सवाल है। ट्रांसफार्मर में एनर्जी संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है ट्रांसफार्मर में, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जितनी ऊर्जा इनपुट पे होगी उतनी ही ऊर्जा आउटपुट पे भी होगी, यानी बाहर भी उतनी ही ऊर्जा होगी। अरे यार ट्रिक दीजिए, अबे यार क्या मोटी बुद्धि हो बिल्कुल भाई, इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है यार, है भाई इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है। अरे यार जिधर फेरों की संख्या ज्यादा है उधर वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम होगा, ये तो अपने आप में ही एक ट्रिक है। फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां वोल्टेज की संख्या ज्यादा होगी, और करंट उल्टा कर दो उसका, करंट कम हो जाएगा। देखो इतना ऐसे लिखने से तुम्हें ये थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है, बाकी ये मुद्दा बहुत आसान है। मतलब अगर आप इसको ना देखो और बस सिंपल सिंपल सोचो तब आपको चीजें देखो कैसे समझ आएंगी। मान के चलो कोई आपसे कहता है कि भैया ट्रांसफार्मर को हम 11,000 वोल्ट दे रहे हैं और ट्रांसफार्मर उसे 220 में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो बताओ फेरों की संख्या किधर ज्यादा है। भाई तुम कहोगे कि अगर ये कम कर दे रहा है तो सेकेंडरी में जो फेरे हैं वो कम है प्राइमरी की तुलना में, कौन नहीं कह देगा। कोई पूछेगा वोल्टेज किधर है यार, तुम कहोगे जिधर फेरों की संख्या कम है उधर वोल्टेज कम होता है, प्राइमरी में वोल्टेज कम होगा सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा। मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, इधर वोल्टेज कम होगा। करंट इसका उल्टा कर दो, बस ये लो। तो ये तुम्हें लिखोगे, खुद से लिखोगे तो बड़ा आसान है। अब बताओ इसमें भी क्या ट्रिक चाहिए तुम्हें, इसमें क्या रट्टा लगाने की कोशिश में हो, समझ में आ गया तो फिर क्या ट्रिक की जरूरत है, बड़ा आसान है। ठीक है चलिए आगे देखिए। अब देखो मुद्दा आता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए मैं आपको हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूं, उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि यहां पर देखो, अगर मान लो ये कम कर रहा है तो यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा होगी और यहां पर फेरे थोड़े कम होंगे। होता क्या है कि जैसे ही इसको वोल्टेज मिलता है यानी करंट मिलता है, भाई वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, अलग अलग तो चलेंगे नहीं, तो करंट के मिलने से यहां पर ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये जो तार है
ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो देखिए फील्ड लाइंस बाहर निकलने लगी इससे। अब जितने फेरे हैं उतनी फील्ड लाइन निकलेंगी और वो इधर की साइड जाके इन फील्ड लाइन से टकराती हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर मान लो यहां 10 फेरे हैं, 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली, इधर केवल 2 फेरे हैं, तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाके टकरा पाएंगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब किसी चीज से जाके कटती हैं तो वो एक धारा उत्पन्न करती हैं। तो इधर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब इधर कटती हैं तो वो एक धारा उत्पन्न करती हैं, यानी कि एक वोल्टेज उत्पन्न करती हैं। अब अगर कम क्षेत्र रेखाएं कटेंगी तो कम वोल्टेज उत्पन्न होगा और ज्यादा क्षेत्र रेखाएं कटेंगी तो ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर ये सारी कहानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जब प्राथमिक कुंडली में एसी धारा प्रवाहित करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। भाई फ्लक्स का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं जो जा जाके कट रही हैं। परिवर्ती का मतलब वो कम ज्यादा हो रही हैं। जो दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती हैं। इसी के कारण दूसरी कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी कि विभव उत्पन्न होता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट सुनना कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो केवल एसी पर काम कर सकता है, डीसी पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डीसी पर? क्योंकि अगर तुम डीसी धारा दोगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलता नहीं है, यानी कि उसका चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, रुक जाएगा, बस। और मैंने आपको बताया था, फैराडे साहब ने कहा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदला, अगर चुंबकीय क्षेत्र चेंज नहीं हुआ तो कोई भी आपको धारा नहीं मिलेगी। तो डीसी के साथ दिक्कत है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता। हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछेंगे, ये कहेंगे कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। बोलो क्लियर? क्या हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ये सारे पॉइंट वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये समझ में आ गए तो अतिरिक्त डाउट मत बनाना। मैं समझ सकता हूं कि ये व्यवहारिक चीजें हैं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, तो बहुत सारे इधर उधर के डाउट हैं आपके, लेकिन देखिए उनका हमारे सिलेबस से लेना देना नहीं है। और अगर मैं उन डाउट्स को लेकर बैठ गया तो ये मान लो कि ये कहानी ना खत्म हो 5 दिन भी, इतना समय नहीं है। कोई कह रहा जी कौन सा तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर दोनों तरह का काम कैसे करता है, करंट क्यों ज्यादा होगा? देख भाई, तेल डाला जाता है, कोई सवाल नहीं आएगा। एक ट्रांसफार्मर दोनों तरह से कैसे काम करता है, सब आपके सवाल जायज हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं आएगा। क्यों बदल देता है, तो क्यों से कभी सवाल नहीं आएगा। आपको देखो, मैं कितनी बार ये बात समझा चुका हूं। हालांकि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उत्सुकता आपके अंदर हो सकती है, लेकिन मेरी भी लिमिटेशंस है। समझो, समय की सीमाएं हैं हमारे साथ में। आपको उससे एक बार ऐसा लग सकता है कि इस मास्टर को पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रांसफार्मर वगैरह जहां मेरी जॉब है ना, मतलब ये हमारे साथ दिन रात की चीजें हैं। जहां पर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो वहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स, मोटर्स सब लगे हुए हैं, तो इनकी तो हमें बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है। हर दिन हमारा यही काम है। लेकिन हम यहां पर उन चीजों के बारे में चर्चा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन चीजों के बारे में चर्चा करने से बहुत सारा मतलब सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। चलो चलो चलो, तो इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एक ट्रांसफार्मर से संबंधित। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में अपचाई और उच्चाई क्या होता है, ये मैंने आपको सारी चीजें लिख के दे दी हैं कि क्या एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, क्या एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अपचाई का मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसमें हर चीज इस्तेमाल क्या हो रही है, देखिए एन है फेरे, एन है फेरे यानी कि टर्न्स, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर द सेकेंडरी। मैंने यहां पी एस लिया था, बट यहां पे ऐसे ले लिया है पी एस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ट्रांसफार्मर को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, है ना। अच्छा, फेरे हो गए। वी फॉर है वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, ई भी वोल्टेज होता है, तो ई को रहने देना यहां, ई भी हम वोल्टेज ही कहते हैं। आई होती है धारा यानी कि करंट, और आर क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी लिख लो, प्राइमरी और सेकेंडरी की कैसी होती है, बराबर होती है, यानी कि ये आवृत्ति को नहीं बदलता। ठीक है।
चलो, मैंने लिख दिया ना स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। फटाफट से हम सब करेंगे, क्लियर। चलो, पहली बार स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर समझ में आया। थैंक यू भाई। कौन सी जॉब पर हैं भैया जी? मैं दिल्ली जल बोर्ड में हूँ। अच्छा, गुड़िया हैं, मैं दिल्ली जल बोर्ड में हूँ। ठीक है, फटाफट से थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया, क्लियर है, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ये इतने सारे पॉइंट आपको ट्रांसफॉर्मर से पढ़ने हैं। अब देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर में ना एक हानियां होती है। अच्छा, पहले ट्रांसफॉर्मर के उपयोग पढ़ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज है दुनियादारी की चीजों में है, जैसे टीवी में, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर में। आपने कोई भी छोटी चीज देखी हो या बड़ी चीज देखी हो, हर जगह ट्रांसफॉर्मर है। आपने कभी किसी अपने घर के उपकरण की प्लेट को खोल के देखा हो तो उसमें भी छोटे बड़े कई सारे ट्रांसफॉर्मर आपको मिल जाते हैं। तो टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर आदि में वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ये वोल्टेज को ही तो कम कर रहा है बेसिकली। और तुम कहोगे धारा, देखो वोल्टेज का नियंत्रण हो गया तो धारा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होता है आई के। ओम के नियम में हमने ये पढ़ा था। अगर वोल्टेज कम हो गया तो धारा अपने आप ही कम हो जाएगी। प्रेरण भट्टी में, इंडक्शन फर्नेस में, अब इंडक्शन फर्नेस क्या है? देखिए, इंडक्शन फर्नेस का मतलब होता है कि हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं बड़ा सा, और वहां पे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध बहुत बढ़ा देते हैं। तो वहां क्या होती है, हीट बहुत सारी जनरेट हो जाती है। ये मान लीजिए आप, मोटा माटी, उतना गहराई में नहीं जाएंगे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट जनरेट कर लेते हैं उसी को हम कहते हैं प्रेरण भट्टी में। वेल्डिंग के कार्य में आपने देखा होगा बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग के लिए तो स्पेशली एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है। तो ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल है। एक बार इनमें से किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, फिर मैं आपको ना एक ट्रांसफार्मर का लॉस कराऊंगा। पहले आप इतना कर लो, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लो। ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। बताइए, एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये यहां पे लिखा हुआ है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। कल से मैं इसको हटवा दूंगा यहां से। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और हमारे स्तर पर केवल ऐसे ही सवाल पूछे भी जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? मतलब मैं ना आपको वो चीजें करवा रहा हूं जिन्हें पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना ही पूछा जाएगा बस हमसे ट्रांसफार्मर में, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी पर कार्य कर सकता है, ये कभी भी डीसी पर ऑपरेट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का क्या कार्य है? बताइए। तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का क्या कार्य है? प्रेरित धारा को उत्पन्न करना, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, ऊर्जा का संग्रह करना, या प्रतिरोध को बढ़ाना। थोड़ा सा सोच समझ के सभी उत्तर करिए।
देखिए ये सारी की सारी कहानी टिकी हुई है चुंबकीय फ्लक्स पर। भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यह मतलब है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे चालक से जाके टकराएगा तो वहां पर वो धारा को उत्पन्न करेगा। भाई ट्रांसफार्मर में हम यही तो पढ़ते हैं कि अगर ये प्राइमरी है और मान लो ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी कॉइल में अगर धारा आई तो वहां से क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कह सकते हैं हम, अरे ऑप्शन के हिसाब से क्या हम इसको चुंबकीय फ्लक्स नहीं कह सकते हैं। भैया चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या थी कि एक निश्चित जगह से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और यहां पर जाकर ये कितनी कट पाती हैं इसी बात पर तो निर्भर करेगा कि कितना वोल्टेज बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स को ही तो उत्पन्न कर रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं करता। देखिए धारा, जो प्रेरित धारा का मतलब क्या है, जो प्रेरित होकर धारा उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा तो मालिक यहां उत्पन्न हुई ना, यहां पर उत्पन्न हुई है प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है सेकेंडरी पर। याद रखेंगे इंड्यूस्ड करंट तो सेकेंडरी पर उत्पन्न होगा ना, ये तो द्वितीयक पर जाकर उत्पन्न होता है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में सही संबंध क्या है। देखो मैंने ये देखा एक ट्रांसफार्मर में कि अगर मान लो ये प्राथमिक है और मान लो ये द्वितीयक है और प्राथमिक पर फेरों की संख्या फिक्स है। अब अगर यहां पर फेरों की संख्या कम हुई तो यहां पर वोल्टेज भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर इधर प्राइम सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हुई तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो जब एक जैसा रिलेशन फॉलो करता है कोई भी ट्रांसफार्मर, एक जैसा रिलेशन फॉलो करने से उसका अनुपात भी समान रहता है। कैसे रहता है, आप ऐसे लिख सकते हो NS बटे NP बराबर VS बटे VP, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो NP बटे NS बराबर VP बटे VS। मतलब सेकेंडरी के सामने वोल्टेज का सेकेंडरी, प्राइमरी के सामने प्राइमरी, बस ऐसे लिखना है। अब बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। देखो अगर वोल्टेज और N है तो S के सामने P नहीं आएगा, S के सामने S आना चाहिए था। यहां S के सामने S, P के सामने P आ गया, सही है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर करंट का रिलेशन उल्टा रहता है। भाई करंट जो है वो सेकेंडरी में ज्यादा होगा प्राइमरी से। तो यहां जब तुम करंट का रिलेशन लिखोगे तो उसे उल्टा लिखोगे। उल्टा लिखने का मतलब I जो है, अगर ये दोनों P हैं तो करंट सेकेंडरी का आएगा, ये दोनों सेकेंडरी हैं तो करंट प्राइमरी का आएगा। यानी कि या तो ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है या ये दोनों बराबर हैं। यहां से कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो N का और V का रिलेशन सेम चलता है, बाकी धारा का रिलेशन उसके साथ बदल कर चलता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, अगर NS छोटा हो, यह है NP, NS छोटा हो NP से, मतलब प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा हो, तो बताइए ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा। चलो मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। स्टेप अप का मतलब है ऊंचाई और इसका मतलब है स्टेप डाउन का मतलब है अपचाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर देखो प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीयक में कम है, मुख्य तो द्वितीयक है, अगर द्वितीयक में कम है तो डेफिनेटली वोल्टेज भी कम रहेगा, और वोल्टेज कम रहेगा तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया जी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है। इसका बताइए, अब अगर ये है इसको कहो प्राइमरी और इसको कहो सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूं कि NP
ग्रेटर देन है एन एस, तो समझ जाओगे तुम। अगर सेकेंडरी में कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अगर सेकेंडरी में कम है तब तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा ना, स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर ये, अरे यार द्वितीयक में कम है भाई, सेकेंडरी साइड कम है, द्वितीयक साइड कम है, कम है तो डाउन कर रहा है, डाउन है तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मुद्दा आता है ट्रांसफॉर्मर में जिसका नाम है भंवर धाराएं। मैं इसको लगा के दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं। एक टॉपिक आता है एडी करंट, भंवर धाराएं। अरे विवेक तुम्हें इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सुनो, देखो दो चीजें हैं, एक ए है एक बी है, ठीक। अगर आप ऐसे निशान लगा रहे हो तो मतलब चिमटे का मुंह जिधर खुला हुआ होगा वो चीज बड़ी होगी। तो इधर कौन बड़ा है? ए बड़ा है। चिमटे का मुंह ए की तरफ खुला है ना, तो जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा। अगर इस चीज को ऐसे लिखो तो अब चिमटे का मुंह बी की तरफ खुल गया, तो बी बड़ा है ए से। क्लियर है? अरे भाई क्या दिक्कत है बताना, उस क्वेश्चन में क्या समस्या है यार? बताइए। देखिए यहां पे एन, ये सवाल है कि सेकेंडरी में कम है प्राइमरी में ज्यादा है, ठीक है। अरे मैंने यही सवाल यहां लिखा है यार, ये सेम ही तो सवाल है। अब तुम लोग तो क्या करते हो कि पीछे अगर स्टेप डाउन लगा दिया तो अगले सवाल में स्टेप अप ही लगाओगे। ऐसे क्यों करते हो यार? भाई मैंने बस उस सवाल में इस चीज को ऐसे लिख दिया, यहां एन एस लेस देन एनपी लिख दिया, वहां एनपी ग्रेटर देन एन एस लिख दिया। अरे बात तो दोनों एक ही है यार। ये जिधर चिमटे का मुंह खुला है वो चीज बड़ी रहेगी, इधर चिमटे का मुंह खुला है प्राइमरी साइड बड़ा है, इधर खुला है तो यही बड़ा होगा ना। अरे ये दोनों एक ही बात है भाई, मालिक मेरे महाराज, दोनों एक ही बात है। हैं तुम लोग यार बड़े गड़बड़ झाला आदमी टाइप हो, मत क्या करो ऐसे। चलो देखो एक चीज आता है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, और ये है आपका भंवर धाराएं, एडी करंट। देखिए एडी करंट क्या होता है, भंवर धाराएं क्या होती हैं। अगर आप एक यहां चुंबक रख दो, जैसे एक चुंबक यहां रख दो और एक चुंबक यहां रख दो, और इसके बीचों बीच में से एक प्लेट गुजारो, ये एक प्लेट है और इसको आप यहां से बांध दो, ऐसे करके यहां से आप बांध दो। मान लो ये दो चुंबक हैं, जैसे ये दीवार और ये दीवार चुंबक है दो, और मैंने छत से एक प्लेट बांधी लोहे की और मैंने उसको यहां से ऐसे खींच के छोड़ा, तो जब ये प्लेट इनके बीच में से निकलेगी, ऐसे ऐसे करके झूला झूल रही होगी, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि देखो आसपास दो चुंबक हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, भाई चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे फील करो जैसे ये चुंबक का नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बहुत सारे पतले पतले धागे नॉर्थ से साउथ की तरफ बंधे हुए हैं, ऐसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र। और जब कोई भी प्लेट उनके बीचों बीच से जाएगी तो उनको चीरते हुए जा रही है। जब भी कहीं चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, यानी जब भी कहीं चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, जब भी कहीं चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, तो वहां पर पक्का पक्का धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए चूंकि ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो धारा का प्रवाह एक अलग खास शेप में होता है, और वो ऐसे होती है गोल, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी कि जैसे भंवर होती है ना, एडी होती है पानी में। भंवर कैसी होती है? ऊपर से छोटी, नीचे 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 वो बड़ी होती चली जाती है। तो इस आकृति में धाराएं उत्पन्न होती हैं, उनको हम एडी करंट कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो अगर टॉपिक आ जाए तो याद रखना कि जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें वृत्ताकार मार्ग में धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इन वृत्ताकार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। अब ये क्यों उत्पन्न हो रही हैं, यहां से सवाल आ जाएगा। तो ये इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कट रहा है। तो जहां भी चुंबकीय क्षेत्र के कटने से धाराएं उत्पन्न होंगी, उसमें हम हर जगह कहेंगे कि वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भंवर धाराएं होती हैं फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उत्पन्न होती हैं। और सुनो, एक नियम और आता है, उतना गहराई में हम नहीं जाएंगे, ये नियम है लेंज साहब का नियम। देखो यहां धारा क्या होती है, ये जो उत्पन्न धारा होती है ना, ये उसी कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है।
यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के कटने से धारा उत्पन्न हो रही है तो ये कुछ समय बाद विरोध करने लगती है उसी वजह का जिसकी वजह से उत्पन्न होती है, यानी उसी थाली में छेद करेगी जिस थाली में खाएगी। तो ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात बताई है लेंज साहब ने। तो लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। देखो बस इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी विरोध की बात आए, जब भी विरोध की बात आए तो आप कह देना कि लेंज साहब की बात हो रही है। जब भी प्रेरित धारा के विरोध की बात आए तो लेंज साहब की बात हो रही है, इससे ज्यादा इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। तो बस आप यहां से यही दो चीजें याद रखेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती हैं और लेंज के नियम के अनुसार ये विरोध करती हैं। ठीक है जी। तो कल क्लास आपकी होती नहीं है सैटरडे को। उम्मीद है सैटरडे और संडे जो आपको दिए जाते हैं रिवीजन के लिए, आप उसमें रिवीजन करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।